ओके बेटा। तो लास्ट क्लास में मैंने चार्ज ऑफ जीएसटी वाला सेक्शन 9 ख़त्म कर दिया था। अब अगले सेक्शन की तरफ मैं अग्रसर हो रहा हूँ और अगला सेक्शन एक नया टॉपिक आएगा, दैट इज़ जिसका नाम आपके सामने आपको दिख रहा होगा, कंपोजिशन स्कीम। और बेटा जो कंपोजिशन स्कीम है वो सीजीएसटी एक्ट के सेक्शन नंबर 10 में दी गई है। तो सीक्वेंशली भी देखा जाए तो सेक्शन 10 भी हमको आना था, क्योंकि 7, 8, 9 के बाद अगला सेक्शन 10 ही होता है। तो कंपोजिशन स्कीम ऑफ द सीजीएसटी एक्ट 2017 आज हम डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो भी मैंने अभी तक पढ़ाया है उसमें से अगर मैं बोलूँ तो 100% इसका एक ना एक क्वेश्चन आएगा 4 से 6 नंबर के बीच में। तो ये मस्ट है, मतलब कि इसका क्वेश्चन आना ही है। और 40 नंबर का टोटल जीएसटी, अगर 4 से 6 नंबर का वेटेज है तो 10% वेटेज होता है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस बहुत है और बड़ा कॉन्सेप्चुअल प्रोविज़न है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पहले मैं इस कंपोजिशन स्कीम के बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया देना चाहता हूँ, फिर मैं प्रोविज़न की तरफ बढ़ूँगा। तो टेक्निकली बेटा अगर देखा जाए तो आप सभी को पता है कि जीएसटी जो पे किया जाता है वो सभी व्यापारियों के द्वारा जो पे किया जाता है। सामान्यतः अगर मैं आपको जीएसटी कैलकुलेट करने का कोई फार्मूला बताऊँ ना, तो बेटा जीएसटी कैलकुलेट करने का फार्मूला ये होता है, यानी कि आपको जितना भी जीएसटी पे करना है उसका फार्मूला अगर अपन डिराइव करें तो वो है O माइनस आई, वेयर O रिप्रेजेंट आउटपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स मतलब क्या होता है, जो चीज़ आपने बेची उसके ऊपर जो जीएसटी आप अपने ग्राहकों से लोगे। और आई का मतलब होता है आपका इनपुट टैक्स, दैट इज अगर सीधी सी बात बोले तो जो चीज़ आपने खरीदी पीछे, वो पीछे वाले को जो आपने टैक्स दिया जिसका वो क्रेडिट लेते हो, मैंने पहले भी आपको समझाया था। तो आपका जो जीएसटी होता है वो आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स का जो डिफरेंस होता है वो आपका जीएसटी पे किया जाता है। ये जो जीएसटी पेमेंट का तरीका होता है इसको अपन नॉर्मल स्कीम ऑफ जीएसटी कहते हैं, कहेंगे, मतलब कहते नहीं है, मैं आपको बना रहा हूँ, अपने लिए बनाइए। तो बेटा जनरली जो लोग जीएसटी पे करेंगे वो इस तरीके से पे करेंगे, पर जो हमारा जीएसटी प्रोविजन है यानी जीएसटी के जो प्रोविजंस हैं उसके अंदर एक ऑल्टरनेट तरीका भी दिया गया है टू पे द जीएसटी। अब सरकार ने ये सोचा कि यार हर व्यापारी तो बड़े लेवल पे काम नहीं करता है ना, बड़े लेवल पे काम नहीं करते, क्योंकि देखो ये जीएसटी जो कैलकुलेशन है वो एक इंडिपेंडेंटली व्यापारी नहीं कर सकता। तो उसको ये सब कैलकुलेशन करने के लिए क्या सीए रखने पड़ेंगे, उनको फीसेस देनी पड़ेगी और तरह तरह के रिटर्न्स भरने पड़ेंगे। तो नॉर्मल स्कीम में जो व्यापारी रहते हैं उनको बहुत सारे कंप्लाइंसेस करने पड़ते हैं। तो जो छोटे व्यापारी होते हैं, जो स्मॉल बिजनेसमैन होते हैं, उनके लिए ये नॉर्मल तरीके के कंप्लाइंस कर पाना पॉसिबल नहीं होता। पॉसिबल इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका टर्नओवर भी इतना ज़्यादा नहीं है, और इसके बाद अगर वो नॉर्मल स्कीम की तरीके से कंप्लाइंसेस करेंगे, इतने सारे रिटर्न्स फाइल करेंगे, क्योंकि नॉर्मल स्कीम वालों को बहुत सारे रिटर्न भी भरने पड़ते हैं, तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मेथड्स हो जाता है और उनको अपने सीए को फीसेस देनी पड़ेगी। तो दिस इज़ क्वाइट एम्बेरेसिंग, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बोला कि चलो ठीक है, हमारी नॉर्मल स्कीम तो सभी को ऐसे जीएसटी देना है, नॉर्मल तरीका तो यही है जीएसटी देने का, पर हम छोटे व्यापारियों के लिए एक ऑल्टरनेट स्कीम भी लेके आ जाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, एक ऑल्टरनेट तरीका भी निकाला जीएसटी पे करने का, जो कि स्मॉल व्यापारी, स्मॉल बिजनेसमैन के ऊपर लागू है। तो वो जो स्मॉल बिजनेसमैन ऑल्टरनेट तरीके से जीएसटी कैलकुलेट करेंगे, उस स्कीम का नाम है बेटा कंपोजिशन स्कीम। तो मतलब कि कंपोजिशन स्कीम जीएसटी पे करने का एक ऑल्टरनेट तरीका है, जिसमें कि व्यापारियों को जीएसटी आउटपुट टैक्स, इनपुट टैक्स करके नहीं निकालना, बल्कि इस स्कीम में व्यापारियों को मात्र अपने टर्नओवर का एक परसेंटेज सरकार को लमसम पे कर देना है। उनको एक एक सप्लाई की डिटेल नहीं देनी, कितना बेचा, किस किस को बेचा, उसकी इंडिविजुअली डिटेल नहीं देनी, जबकि इस स्कीम में एक एक सप्लाई की डिटेल जाती है। इस स्कीम में, नॉर्मल स्कीम में बहुत लड़े लफड़े हैं। तो कंपोजिशन स्कीम एक ऑल्टरनेट तरीका है टू पे जीएसटी बाय स्मॉल बिजनेसमैन। तो ये है ऑल्टरनेट स्कीम टू पे जीएसटी बाय स्मॉल बिजनेसमैन। तो ये है आपका एक बेसिक आइडिया, व्हाट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपोजिशन स्कीम। तो अभी तक मैंने कोई प्रोविजन नहीं बताया, केवल एक आइडिया दिया है कि ये स्कीम क्यों है। तो इसका मतलब इसकी जो उलट स्कीम है वो क्या हो जाएगी, नॉर्मल स्कीम हो जाएगी। नॉर्मल स्कीम में जीएसटी पे करने का तरीका ये है, कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी कैलकुलेट करने का तरीका मैं आपको इसी चैप्टर यानी कि इसी टॉपिक के दौरान बता दूंगा। तो अब यानी कि आपको मैं क्या करने वाला हूँ, कंपोजिशन स्कीम में कौन से लोग आ सकते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट उनके ऊपर लागू है, वो सब मैं अभी बताना चालू कर दूंगा आपको कंपोजिशन स्कीम के प्रोविजन में, दैट इज सेक्शन 10 में। तो जिन लोगों के ऊपर कंपोजिशन स्कीम लागू होती है वो अभी आपको पता चल जाएगा। सारा प्रोविजन आप पढ़ लोगे कि तो आपको पता पड़ जाएगा कि कौन से लोग कंपोजिशन में आ सकते हैं, अगर वो आ सकते हैं तो कैसे अपना टैक्स पे करेंगे, सब आपको सीखने को मिल जाएगा।
तो जो लोग बेटा कंपोजिशन में आ सकते हैं वो कंपोजिशन में आ सकते हैं, जो नहीं आ सकते वो सब ऑटोमेटिकली कौन सी स्कीम में रहेंगे, नॉर्मल। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बताऊंगा कि कौन से लोगों पे नॉर्मल स्कीम लागू है और कौन से लोगों पे कंपोजिशन लागू है। कंपोजिशन कौन से लोगों पे लागू हो सकती है वो मैं आपको अभी बता दूंगा सेक्शन 10 के दौरान। तो जो लोग कंपोजिशन में नहीं आएंगे या नहीं आ सकते वो ऑटोमेटिकली फिर कहाँ पे जाएंगे, नॉर्मल में जाएंगे। और तो और मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं कि ये जो कंपोजिशन स्कीम है ये एक ऑप्शनल स्कीम है। मतलब कि ऐसा है कि जो लोग कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं वो भी चाहें तो कंपोजिशन में ना आकर नॉर्मल में रह सकते हैं, यानी नॉर्मल तो सबके लिए खुली है, ठीक है। और कंपोजिशन जिनके लिए खुली है वो आ सकते हैं कंपोजिशन में, मोस्ट वेलकम है उनका। पर अगर वो नहीं आना चाहे तो वो नॉर्मल में रह सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि कंपोजिशन जिनके ऊपर लग जाएगी वो कंपोजिशन में रहेंगे, वो अपने हिसाब से देखेंगे कि उनके लिए क्या बेटर ऑप्शन है, उस ऑप्शन में जा सकते हैं। यानी कि ये स्कीम एक ऑप्शनल स्कीम है। मैं हाथों हाथ ही बोल देता हूँ कि ये जो स्कीम आपके सामने आने वाली है वो एक ऑप्शनल स्कीम आने वाली है जो स्मॉल बिजनेस के लिए लागू होगी, ठीक है। तो ये बेसिक इंट्रो मैंने आपको दे दिया है व्हाट इज कंपोजिशन स्कीम जो होने वाली है, ठीक है बेटा। अब चालू करते हैं इसके प्रोविजंस के ऊपर बातचीत। ना तो बेटा प्रोविजन की बातचीत करें तो सबसे पहले सेक्शन 10(1) से चालू करता हूं मैं। तो सेक्शन नंबर 10(1) कहता है, यानी कि शुरुआत में ऑब्वियसली मैं 10 बार बोलूंगा नहीं, जो भी सेक्शन में पढ़ा रहा हूँ CGST एक्ट 2017 के पढ़ा रहा हूँ। तो जब इनिशियली बेटा CGST एक्ट 2017 आया और उसके सेक्शन 10(1) में जो बात हुई थी तो वहां पे लिखा हुआ था, एक अमाउंट जो लिखा हुआ था आपको बता देता हूँ। ऐसे व्यापारी जिनका टर्नओवर 50 लाख रुपीज तक का है वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। यानी कि इनिशियली जब CGST एक्ट 2017 इंट्रोड्यूस हुआ था और कंपोजिशन स्कीम का जो सेक्शन का वर्डिंग था वहां पे लिखा हुआ था कि केवल ऐसे व्यापारी आ सकते हैं जो कि 50 लाख तक के टर्नओवर वाले हों, यानी कि उन्हीं को स्मॉल बिजनेसमैन कहा जाता है। इसके अलावा के व्यापारी नहीं आ सकते। तो शुरुआत जब हुई थी तो इस प्रकार की वर्डिंग के साथ हुई थी। तो सेक्शन 10(1) में लिखा हुआ था कि ऐसे व्यापारी जो 50 लाख तक के वो आ सकते हैं। इसी के साथ बेटा सेक्शन 10(1) का एक प्रोविजो हुआ करता था। उस प्रोविजो में लिखा था कि ये 50 लाख का जो लिमिट है इसको 1.5 करोड़ तक एक्सीड किया जा सकता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो बाद वाले समय में 50 लाख को बढ़ा बढ़ा के कितने तक कर सकती है, 1.5 करोड़ तक कर सकती है, काउंसिल के रिकमेंडेशन पर। तो अगर काउंसिल रिकमेंड करे तो इस 50 लाख के क्राइटेरिया को 1.5 करोड़ तक खींचा जा सकता है। यानी कि जो 50 लाख का लिमिट था उसको 1.5 करोड़ तक ला सकते हैं। तो बेटा वर्तमान समय में इस लिमिट को पूरी की पूरी एक्सरसाइज कर लिया गया है और एक नोटिफिकेशन सरकार लेके आई थी। नोटिफिकेशन नंबर मैं आपको कोट अगर करूं तो शायद मुझे याद आ रहा है, नोटिफिकेशन जो इसके लिए आया था वो था 14/2019। तो रिसेंटली आया था नोटिफिकेशन। तो उस नोटिफिकेशन में इस 1.5 करोड़ तक की लिमिट को यूज कर लिया गया था। तो यानी कि वर्तमान समय में 50 लाख नहीं लागू है, अब कितनी लागू हो चुकी है, 1.5 करोड़। तो मतलब मैं आपको केवल हिस्ट्री बता रहा हूँ, अभी मैं मेन लैंग्वेज की तरफ आने वाला हूँ। तो एक्चुअल में शुरुआत जब हुई थी तो वहां पे कहा गया था कि कंपोजिशन स्कीम में 50 लाख वाले आ सकते हैं, पर उसी के अंदर ये प्रोविजो कहता था सेक्शन 10(1) का कि इस 50 लाख वाले को 1.5 करोड़ तक कर सकती है सरकार अगर काउंसिल कहते तो काउंसिल ने रिकमेंड किया और सरकार ने उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे नोटिफिकेशन 14/2019 लाए और ये 50 लाख की लिमिट को अब 1.5 करोड़ कर दिया है। तो वर्तमान जो प्रोविजन है वो मैं आपके सामने बोलने वाला हूँ। इतिहास के बारे में हमको जो ज़्यादा लगाव नहीं है वैसे, तो वर्तमान प्रोविजन जो कहता है वो कुछ ऐसा कहता है। तो करंट प्रोविजन के हिसाब से कौन आ सकते हैं इस स्कीम में, एप्लीकेबिलिटी अगर मैं बताऊं तो देखो ध्यान से, इस स्कीम में आ सकते हैं पर्सन हुज टर्नओवर वर्ड नहीं यूज करूंगा मैं, एक लीगल वर्ड है इसके अंदर, हुज एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एक्सीड 1.5 CR। और ये 1.5 CR अभी भी मैंने कहा हुआ है ड्यू टू नोटिफिकेशन 14/2019। तो ये है अभी करंट लॉ जो आपको ध्यान रखना है। तो आपको अगर मैं पहला पॉइंट यानी कॉन्सेप्ट नंबर 1 बताऊं तो कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट नंबर 1 कहता है कि कौन आ सकता है कंपोजिशन के अंदर,
तो उनका जवाब है कोई भी पर्सन जिसका एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल का, पॉइंट टू बी नोटेड, करंट ईयर का नहीं। जैसे कि आपको 19-20 में कंपोजिशन में आना है तो आपको अपना 18-19 का टर्नओवर देखना है, ये ध्यान रखना आप। अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर अपने आप में कैलकुलेशन वाली चीज है, क्योंकि एक लीगल वर्ड है और ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, आपकी सामान्य अकाउंटिंग टर्नओवर नहीं है ये, इसलिए मैं आपको कह रहा हूं एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है तो वो व्यापारी इस कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। यह है आपका करंट प्रोविजन ड्यू टू दिस। शुरुआत में 1.5 करोड़ 50 लाख था, पर अब आप 50 लाख को 1.5 करोड़ ही पड़ेंगे ड्यू टू दिस नोटिफिकेशन जो 14/2019 आ चुका है अमेंडमेंट होकर, और आपको अब 1.5 करोड़ तक के व्यापारी इसके अंदर आ सकते हैं। यानी कि आपको ये आइडिया तो मिल ही गया कि हर वो, यानी कि छोटे व्यापारी कौन है हमारे जीएसटी के हिसाब से, तो जिनका पिछले साल का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक है वो छोटे हैं, और वो छोटे व्यापारी कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। ये आपके सामने का मेन प्रोविजन जो आपको याद रखना है। ठीक है बात। तो इसका मतलब एक बात तो पक्की हो गई कि अगर आपका पिछले साल का टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा हो जाता है तब स्कीम आपके लिए है ही नहीं, आपको नॉर्मली कहां पे जाना पड़ेगा, रेगुलर नॉर्मल स्कीम में। तो मैं आपको और क्लियर कर देता हूं, एक केस बनाकर आपको पूरा बता देता हूं, उसको आप समझ लें। तो जैसे मान लेते हैं, एक केस लगाते हैं, पर्सन एग्रीगेट टर्नओवर, और आपको जज करना है कौन सी स्कीम में आएगा। ऑब्वियसली मैं जो एग्रीगेट टर्नओवर बेटा लिख रहा हूं वो प्रीसीडिंग ईयर की लिख रहा हूं, ठीक है। तो केस नंबर 1 मिस्टर एक्स है, एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का 1 करोड़ है, कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं। अभी का जवाब है हाँ बेटा, ये टेबल आगे जाकर हो सकता है चेंज भी हो जाए, अभी जो मैंने प्रोविजन बताया उसके हिसाब से बात कर रहा हूं मैं। सेकेंड, मिस्टर वाई, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 2 करोड़ है, कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते। थर्ड, मिस्टर जेड, 1.5 करोड़ है फिक्स, कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। 1.5 करोड़ या उससे कम वाले सभी व्यापारी आ सकते हैं, पर आपस में बोल देता हूं मिस्टर एक्स और मिस्टर जेड चाहें तो कंपोजिशन में आ सकते हैं, चाहे तो नॉर्मल में भी जा सकते हैं, क्योंकि एक ऑप्शनल स्कीम है। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि एक्स और जेड को आना ही पड़ेगा कंपोजिशन में। ये पहला केस। इसके साथ ही बेटा आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। वैसे लिमिट 1.5 करोड़ की लेनी है, पर कुछ स्टेट में अगर आप व्यापार करते हैं, कुछ स्टेट में अगर आप व्यापार करते हैं, उन स्टेट को मैं नाम दे देता हूं स्पेशल स्टेट। अगर आप स्पेशल स्टेट के व्यापारी है तो आप 1.5 करोड़ नहीं देखेंगे, बल्कि उसकी जगह 75 लाख देखेंगे। तो ये एक चेंज भी आपको ध्यान रख लेना है। मतलब वैसे तो इंडिया लेवल पे जो लिमिट है वो 1.5 करोड़ है, पर अगर आप स्पेशल स्टेट्स में व्यापार करते हैं तो आप 1.5 करोड़ की लिमिट को चेक नहीं करेंगे, आप 75 लाख देखेंगे। मतलब कि क्या हो गया प्रोविजन फिर, अगर आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख या उससे कम है तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं, अदरवाइज आप कंपोजिशन स्कीम में नहीं आ सकते हैं। पर ये 75 लाख का क्राइटेरिया उन्हीं राज्य के व्यापारियों को देखना है जो उन स्पेशल स्टेट में आते हों। तो ऑब्वियसली फिर बेटा आपका अगला प्रोविजन होगा, अगला क्वेश्चन ये बनेगा कि कौन से स्टेट स्पेशल है जहां पे कि हमको 75 लाख देखने हैं। हर बार की तरह जीएसटी में मैंने बहुत सारे शॉर्ट्स बना रखे हैं, तो वो जो राज्य हैं उनको मैंने नाम दिया है M3 आंट्स। तो M3 आंट्स ऐसे राज्य हैं जहां पे कि आप 75 लाख देखेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M3? M मीन्स मणिपुर, 3 M है तो आप समझ ही गए होंगे। M का मतलब मेघालय, स्पेलिंग देख लेना आप। एक और M मिजोरम, A फॉर अरुणाचल प्रदेश, U फॉर उत्तराखंड, N फॉर नागालैंड, T फॉर त्रिपुरा एंड S फॉर सिक्किम। ये हैं 8 ऐसे राज्य जहां पे कि आप 75 लाख देखेंगे, यानी कि इन राज्यों को आगे से हम M3 आंट्स बोलेंगे। आंट्स तो आपकी आंटी होती है, जो भी आपको पता ही है, ठीक है। तो ये वो 8 राज्य हैं जहां पे कि आपको 1.5 करोड़ नहीं देखना, 75 लाख देखना है। सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूं, जैसे कि मिस्टर एक्स हैं, राजस्थान के व्यापारी हैं, बताओ कितना टर्नओवर देखेंगे? ऑब्वियसली 1.5 करोड़ देखेंगे। मिस्टर वाई मणिपुर के व्यापारी हैं, बताओ कितना देखेंगे कंपोजिशन के लिए? 75 लाख देखेंगे।
ठीक है, तो ये आपके सामने का हिसाब किताब है। ये आपका बेसिक क्राइटेरिया है, बेसिक फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मतलब पहला कॉन्सेप्ट बताया मैंने, कौन आ सकता है कंपोजिशन में। जब आप वापस से सुन लीजिए, कोई भी पर्सन जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज्यादा नहीं है और 8 राज्यों में 75 लाख से ज्यादा नहीं है, वो आ सकते हैं। ये आपका पहला कानून क्लियर होता है। अब बेटा कहने में तो हमने बात कह दी कि क्या होता है और क्या नहीं होता है, पर पूरा का पूरा डिस्कशन आता है आखिर एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब क्या है। तो बेटा एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए आपको सेक्शन 2(6) यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्रीगेट टर्नओवर का मीनिंग दिया गया है सेक्शन 2(6) के अंदर। ठीक है, तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए आपको सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 यूज करना पड़ेगा। और सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 के हिसाब से क्या कहता है, अब ये ध्यान से सुनो। एग्रीगेट टर्नओवर इंक्लूड्स, दो चीजें कर देता हूं, आपको क्या क्या जोड़ना है और क्या क्या नहीं जोड़ना है। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालते समय आपको इंक्लूड करना है, आपने जो भी टैक्सेबल सप्लाई करी सारी की सारी उसकी वैल्यू, एग्जेम्प्ट सप्लाई की वैल्यू, एक्सपोर्ट करा तो उसकी भी वैल्यू, और इंटर स्टेट सप्लाई करी तो वो भी। यानी हर प्रकार की सप्लाई आपको अपने टर्नओवर एग्रीगेट में जोड़नी है। कुछ भी बेचा हो, चाहे इंट्रा बेचा हो, इंटर बेचा हो, एक्सपोर्ट करा हो, यहाँ तक कि एग्जेम्प्ट सप्लाई भी अगर आपने जीएसटी में ऐसी यानी ऐसी भी चीजें बेची जो एग्जेम्प्ट है, वो सब मैं आपको भी समझाऊंगा, अभी केवल डेफिनेशन पे ध्यान देना है। तो ये सब आपको इंक्लूड करना है, ये सब इंक्लूड रहेगा जीएसटी के अंदर। पर इसमें इंक्लूड नहीं रहेगा जो भी जीएसटी आपने सप्लाई पे लिया है। मतलब ऑब्वियसली इस सप्लाई के दौरान जब आपने कोई सप्लाई किया होगा, तो जैसे आपने कोई 100 रुपए में चीज बेची तो 100 रुपए आपने जोड़ दिए टर्नओवर निकालते वक्त, पर उस 100 रुपए में बेटा टैक्सेस भी तो लिए होंगे ना कोई टैक्सेस। तो बहुत सारे प्रकार के 100 रुपए में टैक्सेस भी लिए होंगे अपने ग्राहकों से। तो आपको क्या करना है, एग्रीगेट टर्नओवर निकालते वक्त जो भी टैक्सेस ग्राहकों से लिए उसमें से जो जीएसटी नाम का आपने पैसा ले रखा होगा उसको इंक्लूड नहीं करना है। मतलब कि एग्रीगेट टर्नओवर में आपको इंक्लूड नहीं करना है जीएसटी टैक्स। जीएसटी किसी भी टाइप का हो बेटा, यानी कि सीजीएसटी हो, चाहे एसजीएसटी हो, चाहे आईजीएसटी हो, वॉट एवर द टाइप ऑफ जीएसटी, कोई भी जीएसटी इस टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर इस वाले अमाउंट में कोई टैक्सेस टैक्सेस नहीं बोलूंगा, जीएसटी इंक्लूड हो रहा है, जैसे कि आपने सारी टैक्सेबल ये सबकी टोटल मार ली, अब उस टोटल के अंदर अगर कोई ये टैक्सेस इंक्लूड है तो आप उसको लेस कर देंगे। ठीक है, और आप इसके अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे टैक्सेबल इनवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई। और एक और चीज जो आपको इंक्लूड नहीं करनी है उसका नाम है टैक्सेबल इनवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई। टैक्सेबल इनवर्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई, इसका पूरा कैलकुलेशन या उसका पूरा पिक्चर मैं आपको लेटर ऑन अभी बताऊंगा। तो अभी के लिए जो आपकी डेफिनेशन है वो अभी आपको केवल ध्यान रखनी, क्योंकि अभी तो हमें ये सब सारे शब्द समझने पड़ेंगे। तो अभी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन है, अभी केवल मैंने डेफिनेशन लिखी है, ये मान लीजिए आप अभी। तो एग्रीगेट टर्नओवर निकालने के लिए आपको सभी सप्लाईज को ऐड करना है, चाहे टैक्सेबल हो, चाहे एग्जेम्प्ट हो, चाहे एक्सपोर्ट हो, चाहे इंटर स्टेट हो। अब उस अमाउंट के अंदर से आपको लेस कर देना है कोई भी टैक्सेस अगर उसके अंदर ऐड हैं तो। कौन से वाले टैक्सेस? जीएसटी से रिलेटेड टैक्सेस। मतलब जैसे इस अमाउंट में एक्साइज ऐड है, कस्टम ऐड है, तो वो वाले नहीं करने, क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस तो नंबर ऑफ टाइप के लगते हैं, तो वो सारे टैक्सेस मत लेस कर देना, केवल जीएसटी वाले जो टैक्सेस है वो लेस कर देने हैं। और आपको इसमें लेस इंक्लूड यानी लेस कर देना है ऐसी टैक्सेबल सप्लाई जो इनवर्ड है और रिवर्स चार्ज वाली है। टैक्सेबल सप्लाई आपने ऊपर ऐड कर रखी थी, पर अगर ये टैक्सेबल इस नेचर की है, कौन सी टैक्सेबल इस नेचर की साहब? इनवर्ड रिवर्स चार्ज वाली, तो उसको भी आपको वापस से लेस कर देना है। ये सब कर कर आपका जो आएगा वो एग्रीगेट टर्नओवर होगा, और ये टर्नओवर आप ऑल इंडिया बेसिस का निकालेंगे। ऑल इंडिया बेसिस पे ये कैलकुलेशन करनी है आपको। इसका क्या मतलब है सर? इसको तो मैं हाथों हाथ ही बता देता हूँ। ऑल इंडिया बेसिस हियर मीन्स बेटा कि जैसे मान लीजिए आपको अगर याद हो तो डिस्टिंक्ट पर्सन का कॉन्सेप्ट अपन ने पहले सीखा हुआ है चैप्टर 2 के अंदर 25(4) कि अगर एक ही पेन पे आपके एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं कि मान लो मिस्टर एक्स हैं, उनके 2 दुकानें हैं,
एक तो जयपुर में और एक इंदौर में। तो आपको पता है बेटा इनके पास 2 रजिस्ट्रेशन है, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो जब ये बेटा एग्रीगेट टर्नओवर निकालेंगे तो ये एग्रीगेट टर्नओवर में जयपुर और इंदौर दोनों सी सप्लाईज को ऐड करके देखेंगे। यानी कि ये केवल जयपुर का ऐसा नहीं देखेंगे कि जयपुर का अकेला निकालेंगे फिर इंदौर का अकेला निकालेंगे। मान लो जयपुर का अकेले का एग्रीगेट टर्नओवर आ रहा था 60 लाख और इसका आ रहा था 1 करोड़, तो दोनों 1.5 करोड़ से कम है, इंडिविजुअली तो 60 लाख और 1 करोड़ है। क्या ये कंपोजिशन में आ सकते हैं? जवाब है नहीं आ सकते, क्योंकि आपको फिर दोनों कंबाइन करके देखना है, जो कि 1.6 CR बन जाएंगे और 1.6 CR इज मोर देन 1.5 CR, देयरफॉर ही कैन नॉट कम अंडर कंपोजिशन। यानी कि ये जो एग्रीगेट टर्नओवर की गणना है ये एक पेन नंबर पे आपकी जितनी भी रजिस्ट्रेशन है ऑल इंडिया में सबको टोटल करके करना है। ऐसा नहीं पर रजिस्ट्रेशन निकालने बैठ जाओ, क्योंकि एक पेन के अंदर आपके एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं। ये मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं चैप्टर 2 के अंदर, सब शेड्यूल 1 डिस्टिंक्ट पर्सन वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था मैंने पहले। तो ये जो गणना है वो आपको ऑल इंडिया बेसिस पे करनी पड़ेगी। तो बेटा ये डेफिनेशन के अंदर से हजारों बातें समझ में आती है। व्हाट इज टैक्सेबल सप्लाई, व्हाट इज एग्जम्प्ट सप्लाई। एक्सपोर्ट तो चलो समझ में आता ही है हमारे को, इंटर स्टेट भी चलो ठीक है, ये क्या मतलब होता है, टैक्सेबल सप्लाईज क्या है, एग्जम्प्ट सप्लाईज क्या है, ये क्या लफड़ा है इनवर्ड रिवर्स चार्ज वाली सप्लाई। तो ये सब बातों को अभी हमको टुकड़े कर करके क्या करना पड़ेगा, एनालाइज, और फिर जाकर हम कहीं एग्रीगेट टर्नओवर निकालने की क्या बन पाएंगे, काबिल बन पाएंगे। तो बेटा ये जो सारी की सारी अब गणना है कि कैसे ये सब चीजें निकलेगी, सबका मीनिंग क्या होता है क्या नहीं होता है, ये अब अगली क्लासेस में देखेंगे। तो आज का लेक्चर मैं इधर ही ओवर करता हूँ, आप इतना यहाँ पे समझ लीजिए। थैंक यू।